बोलो जुबान केसरी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। केसरिया काश नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। रात के 10 बज चुके हैं और ये वक्त है आपको कुछ ऐसी खबरें दिखाने का जो दावा है ना आपने पहले कहीं देखी होंगी और ना ही कहीं सुनी होंगी। आज खबरों की शुरुआत करेंगे दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े खुलासों से। यहां पे व्हाइट कॉलर आतंकियों को बरगलाने वाले कोई और नहीं बल्कि कुछ कट्टरपंथी मौलाना है, ऐसा खुलासा हुआ है। ऐसे मौलाना जो देश विरोधी ताकतों के इशारे पर मजहब को ढाल बनाकर पढ़े लिखे युवाओं को जिहाद का हथियार बना रहे हैं। ऐसे ही एक मौलाना का पर्दाफाश हुआ है। अब दिल्ली धमाके का अंसार गजवत उल हिंद कनेक्शन सामने आया है, जिसके बाद शोपिया से इरफान नाम के एक मौलवी को गिरफ्तार किया गया है। इस जिहादी मौलवी इरफान का दिल्ली धमाके के साथ डायरेक्ट कनेक्शन सामने आया है, लेकिन कनेक्शन क्या है आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। दिल्ली धमाके पर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। जांच एजेंसियों के शिकंजे में आए आतंकी राज उगल रहे हैं। अब इस कड़ी में एक मौलवी की एंट्री हो गई है, जिसका नाम मौलवी इरफान है। धर्म की चादर ओढ़े ये मौलवी आतंक की फौज खड़ी कर रहा था। मौलवी इरफान इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल को आतंक की क्लास देता था। इरफान ने ही डॉक्टर को अपना शागिर्द बनाया और उन्हें आतंक की राह पर धकेल दिया। आतंकी इरफान ने एनआईए की जांच में अहम खुलासे किए हैं। मौलवी इरफान ने बताया कि अक्टूबर 2023 में डॉक्टर आदिल और डॉक्टर उमर AK-47 लेकर पहुंचे। दोनों AK-47 लेकर आए और बैरल साफ करने चले गए। नवंबर 2023 में डॉक्टर आदिल फिर AK-47 लेकर पहुंचा था। आदिल के बाद डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन भी पहुंची। AK-47 मोहम्मद इरफान की कस्टडी में छोड़ा गया। अगले दिन डॉक्टर आदिल हथियार उठाकर ले गया। अपने साथी आतंकियों के राज उगल रहा आतंकी मौलवी इरफान ही इस व्हाइट कॉलर मॉड्यूल का रिंग लीडर है। आतंकी मौलवी इरफान जैश के लिए स्लीपर सेल की तरह काम करता था। मौलवी इरफान ने मुजम्मिल के जरिए डॉक्टर उमर और बाकी डॉक्टरों को साजिश के लिए तैयार किया था। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एनआईए की वो छठी गिरफ्तारी जिसकी पहचान मौलवी इरफान के तौर पर हुई है, वो इस पूरे मॉड्यूल का रिंग लीडर बनता हुआ नजर आ रहा है। रिंग लीडर इसलिए क्योंकि चाहे वो डॉक्टर मुजम्मिल हो, डॉक्टर शाहीन हो, डॉक्टर आदिल इस मौलवी इरफान के लगातार संपर्क में थे, क्योंकि 2023 की कुछ इन्वेस्टिगेशन सामने आई है जिसमें मौलवी इरफान से पूछताछ में उसने कबूल किया कि वो डॉक्टर मुजम्मिल के 2023 में संपर्क में था। न सिर्फ संपर्क में था बल्कि जिस मस्जिद के अंदर वो बतौर मौलवी रहता था, उस मस्जिद में भी हथियार लेकर डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर आदिल पहुंचे थे। आतंकी मौलवी इरफान ने 2007 में श्रीनगर के दारुल उलूम बिलालिया से अपनी धार्मिक शिक्षा की शुरुआत की। 2009 से 2016 तक पिंजूरा शोपिया में मुफ्ती अयूब के पास पढ़ाई की। 2017 से 2018 मदरसा बहारुल उलूम, 2019 से 2020 दारुल उलूम किसीमिया से मुफ्ती का कोर्स किया। आतंकी मौलवी इरफान पढ़ाई भले ही धार्मिक कर रहा हो, लेकिन उसके अंदर कट्टरपंथ की सोच भरी थी। इमाम अंसार गजवत उल हिंद की विचारधारा से प्रभावित था और संगठन में शामिल होना चाहता था। आतंकी मौलवी इरफान को आतंकी साजिश में शामिल करने में शोपिया का हाफिज मुजम्मिल तंत्रे का बड़ा हाथ है। 2021 में आतंकी मुजम्मिल तंत्रे ने व्हाट्सएप पर इरफान से संपर्क किया था। मुजम्मिल के 3 बड़े कमांडरों गाजी खालिद, मंसूर और हाशिम के नाम बताए। मौलवी इरफान ने संगठनों में शामिल होने की इच्छा दिखाई। इसके बाद मुजम्मिल तंत्रे ने आतंकी इरफान को बाकी मॉड्यूल के साथियों से मिलवाया। मुजम्मिल तंत्रे 2021 में मुठभेड़ में मारा गया। मुजम्मिल तंत्रे की मौत के 1 महीने बाद पुलवामा के डॉक्टर मुजम्मिल शकीर ने इरफान से संपर्क किया। डॉक्टर मुजम्मिल ने खुद को मुजम्मिल तंत्रे का करीबी बताया। फिर शुरू हुई व्हाइट कॉलर आतंकियों की देश के खिलाफ नई साजिश।
2022 में डॉक्टरों का अंसार गजवतुल हिंद सर्कल बना। मुजम्मिल ने इरफान को आदिल और उमर से मिलवाया। तीनों अंसार गजवतुल हिंद के कट्टर समर्थक थे। ये स्थानीय कश्मीरी आतंकी संगठन खड़ा करना चाहते थे कि AK-47 की बात इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आई है। दरअसल मौलवी इरफान के घर में डॉक्टर मुजम्मिल AK-47 लेकर पहुंचा। एक दिन वो AK-47 उसी घर में रखी रही। ये भी जानकारी मिल रही है कि AK-47 की सफाई भी उसी मौलवी इरफान के घर के अंदर की गई और अगले दिन जो डॉक्टर आदिल है वो AK-47 रिसीव करने आता है और उसको अपने साथ लेकर निकल जाता है। जांच एजेंसियों को इस बात की भी लीड मिली है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लॉकर में जो AK-47 मिली वो दरअसल मौलवी इरफान ने ही डॉक्टर आदिल को दी थी। आतंकी मौलवी इरफान एक ऐसी सोची समझी साजिश के तहत काम कर रहा था। जिहादी मानसिकता रखने वाला आतंकी सबके सामने जिहाद को कश्मीर का दुश्मन बताता था, लेकिन पीठ पीछे युवाओं को देश के खिलाफ बरगलाने का काम करता। यूपी के देवबंद से मुफ्ती बनकर निकला इरफान मौलवियों की उस जमात में शामिल था जो युवाओं को हिंसा छोड़ सही राह पर लाने का काम करता था। पुलिस की बैठकों में आतंकी हिंसा की निंदा करने वाला मौलवी गुपचुप तरीके से स्थानीय युवाओं को जैश और अल-कायदा से जोड़ रहा था। उनके अंदर कट्टर जिहादी मानसिकता पैदा कर रहा था। ऐसे में इरफान का किरदार सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या धार्मिक शिक्षा के नाम पर बच्चों में कट्टरपंथ का जहर भरा जा रहा है? क्या आतंकियों की मदद में देवबंद मदरसे का कोई कनेक्शन है? सवाल ये भी है कि क्या धर्म के नाम पर आतंक की क्लास देने वाले इन धार्मिक संस्थानों पर एक्शन होना चाहिए? क्या अब इन संस्थानों को बंद करने का वक्त आ गया है? और क्या देश में सभी के लिए एक जैसी शिक्षा नहीं होनी चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दिल्ली ब्लास्ट को लेकर जांच एजेंसियां जैसे जैसे जांच को लेकर आगे बढ़ रही हैं, वैसे वैसे हर रोज कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। पहले तो व्हाइट कॉलर डॉक्टर्स इसमें सबसे ज्यादा एक्टिव दिखाई दिए, तो वहीं कई मौलाना, कई इमाम ऐसे भी हैं जिनकी ओर से ऐसा नेटवर्क खड़ा किया गया जिसमें घर बैठे बम बनाने की प्लानिंग से लेकर के कट्टरता लोगों के दिमाग में भरे जाने की पूरी कोशिश की गई। इसी वजह से दिल्ली धमाके की खौफनाक कहानी जिस यूनिवर्सिटी के कमरे में बैठकर लिखी गई थी वो यूनिवर्सिटी है अल फलाह यूनिवर्सिटी, और अब जांच एजेंसियां इस यूनिवर्सिटी से जुड़े आतंकी मॉड्यूल की हर एंगल से जांच कर रही है। इसी कड़ी में अल फलाह के 2 और डॉक्टर जुनैद यूसुफ, डॉक्टर नासिर राशिद से पूछताछ की जा रही है। आतंक के तार इस यूनिवर्सिटी से कैसे जुड़े हैं, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। धमाके की साजिश के तार अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं। जांच की सुई बार बार अल फलाह पर ही आकर अटक जाती है। दिल्ली धमाके के बाद सारे डॉक्टर शक के दायरे में आ गए हैं और हाल ये है कि कट्टरपंथ की इस इमारत के लोग अब मुंह छिपाकर भाग रहे हैं। यूनिवर्सिटी खाली हो चुकी है। मरीज, डॉक्टर और छात्र तीनों गायब हैं। ब्लास्ट के बाद जिस तरह से जांच की आगे बढ़ी है, पुलिस और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो है वो लगातार अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंच रही है। कई डॉक्टर्स को हिरासत में लिया जा चुका है। जिसके बाद यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे देखिए यूनिवर्सिटी भी है, अस्पताल का भी संचालन होता है। यानी एक तो तरफ तस्वीरें दिखाए तो यूनिवर्सिटी जो है वो पूरी तरह से खाली हो गई है। कई स्टूडेंट्स जो है वो स्टूडेंट्स अपने घर चले गए हैं। जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जो पेशेंट यहाँ पे आया करते थे, जिन्हें भर्ती कराया जाता था, उनकी संख्या भी जो है बेहद ही कम हो गई है। यानी पूरी तरह से बात करें तो कॉलेज के अंदर जहाँ पे चहल पहल देखने को मिलती थी वहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है। दिल्ली धमाकों के मुख्य साजिशकर्ताओं का इस यूनिवर्सिटी से खास कनेक्शन है। लगातार यूनिवर्सिटी पर भी एक्शन जारी है। अल फलाह के 2 और डॉक्टर जुनैद यूसुफ और डॉक्टर नासिर राशिद से जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी अब भी खुलकर आतंकियों के खिलाफ नहीं बोल रही है। अल फलाह की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया। स्टेटमेंट में आतंकी डॉक्टर उमर नबी का जिक्र तक नहीं है।
एक के बाद एक नित नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन बात जब यूनिवर्सिटी प्रशासन की आती है तो शुरुआत में यूनिवर्सिटी प्रशासन पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए नजर आया। जब इनकी वीसी, यहाँ की जो वाइस चांसलर है भूपिंदर कौर, उनसे जब हमने बात करनी चाही, उनकी तरफ से पूरी तरह से चुप्पी साधी हुई है। अगर हमें वाइस चांसलर से कनेक्ट करना है तो कैसे कनेक्ट करेंगे? आप थोड़ी कनेक्ट नोटिस दे तो दिया उसको नहीं करना, वो बात नहीं कर रहे ना अभी। हम बस आपसे जानना चाह रहे हैं वो बोल क्या रहे हैं। मैम वो हमें नहीं पता ना उस बात की, नहीं बोल रहे हैं कुछ कुछ हम नहीं। हमें एक बार कनेक्ट करना है। अमूमन क्या होता है, हम गार्ड के पास ही आते, कोई बाहर से इंसान आया, प्रशासन से बात करनी है यूनिवर्सिटी से, तो गार्ड को ही तो बोलते हैं ना कनेक्ट करवाइए। देखो वो उसने अभी स्टेटमेंट दिया है ना, तो वो स्टेटमेंट आपको उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं दिया, वो यही है, अभी वो बात नहीं कर पा। तो यूनिवर्सिटी के अंदर देखिए मीडिया की एंट्री जो है वो पूरी तरह से मना कर दी गई है। गार्ड्स को हिदायत दे दी गई है कि अंदर जो है किसी की भी एंट्री ना हो, जांच पड़ताल हो, उसके बाद ही एंट्री हो। प्रशासन ने गार्ड के थ्रू ही हमें स्टेटमेंट भिजवाया था और स्टेटमेंट में साफ तौर पर प्रशासन ने इन पूरे आरोपों से पल्ला झाड़ लिया। सवाल ये है कि आखिर अल फलाह की वाइस चांसलर भला किसे बचा रही है? लोगों को बचाने की ट्रेनिंग देने का दावा करने वाली अल फलाह आखिर कट्टरपंथियों का साथ क्यों दे रही है? अल फलाह के आतंकी नेटवर्क का पुराना इतिहास रहा है। अल फलाह यूनिवर्सिटी से मिर्जा शादाब बेग, जो अल फलाह का पूर्व बीटेक छात्र था, 2008 में दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद ब्लास्ट का मास्टरमाइंड रहा। इंडियन मुजाहिदीन का को फाउंडर भी इसी नेटवर्क में है। कैंपस में पहली भर्ती और रेडिकलाइजेशन शुरू हुआ। 2007 गोरखपुर ब्लास्ट में पहला आईडी टेस्ट भी हुआ। अफगान पाक बॉर्डर पर अब भी फरार जेम से जुड़ा है। डॉक्टर उमर नबी और मुजम्मिल ग्रुप उसी पुराने आईएम नेटवर्क का नया वर्जन है। यूनिवर्सिटी लैब में बॉम्ब मेकिंग ट्रेनिंग दी जाती है। 415 करोड़ हवाला की फंडिंग से पुराना चैनल फिर से चालू है। पुराने पैटर्न की तरह ही 10 से ज्यादा स्टूडेंट, डॉक्टर्स लापता हैं। चेयरमैन जावेद सिद्दीकी का आतंकी नेटवर्क से सीधा लिंक है। दिल्ली धमाके के मुख्य साजिशकर्ता डॉक्टर उमर ने इसी यूनिवर्सिटी से दिल्ली धमाके की पटकथा लिखी थी। उमर के जिस फरीदाबाद वाले घर से विस्फोटक मिला था, उस घर का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक सफेद बोरी में भरा हुआ विस्फोटक नजर आ रहा है। रिपब्लिक भारत की टीम भी उसी घर पर पहुंची। ये सारे जो आपको ये कबर्ड्स नज़र आ रहे होंगे, जो हम लगातार एक वीडियो भी दिखा रहे हैं, इन कबर्ड्स में भी जो बोरियां भर करके विस्फोटक सामग्री यानी अमोनियम नाइट्रेट जो है इन जगहों पर रखा गया था। इस पूरे रूम को जो है उससे भर दिया गया था, क्योंकि 2900 किलो की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा 2900 किलो जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और 4 बजे यहाँ से टीम जो है वो विस्फोटक सामग्री लेकर के जो है अमोनियम नाइट्रेट लेकर के निकलती है और शाम होते होते और इतना बड़ा हादसा, इतना बड़ा ब्लास्ट जो है वो हो जाता है। साफ है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में कट्टरपंथी फिदायीन हमले के लिए तैयार हो रहे थे। कई कट्टरपंथी डॉक्टर अभी भी जांच एजेंसियों के शिकंजे से दूर हैं। मतलब खतरा अभी भी टला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अल फलाह जहां पर बच्चों को शिक्षा दी जानी थी लोगों की जान बचाने की, वहां पर आतंकी बनाए जा रहे थे। आतंकियों का गढ़ बनता जा रहा था। ट्रेनिंग दी जा रही थी, हर रोज मीटिंग हुआ करती थी। और अब जैसे जैसे एजेंसियां अपनी जांच को लेकर आगे बढ़ रही हैं, वैसे वैसे अल फलाह को लेकर के हर रोज बड़े खुलासे हो रही हैं। अब बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करेंगे यहाँ पे आतंकियों की। अब भी संदिग्ध आतंकियों के छिपे होने की खबर सामने आ रही है, जिनकी तलाश लगातार जारी है। लेकिन दिल्ली धमाके को लेकर मिक्सर, ग्राइंडर और लॉकर से जुड़ा एक ऐसा सच सामने आया है जो आपको भी चौंका कर रख देगा। एजेंसियों ने शब्बीर नाम के कैब ड्राइवर को गिरफ्तार किया है, जो इन आतंकियों के इशारों पर मेटल के चूरे वाली मशीनों को अपने घर में छिपा कर रखता था और फिर इसी चूरे से बम बनाने का प्लान बनाया जाता था। लेकिन क्या है मिक्सर और लॉकर का पूरा कनेक्शन? इस हमले को लेकर, आतंकियों की तैयारी को लेकर दिखाते हैं आपको रिपोर्ट में। दिल्ली धमाके के बाद जिस आतंकी डॉक्टरों का फरीदाबाद मॉड्यूल एक्सपोज हो चुका है, एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। एक तरफ इन आतंकियों का पेशा हैरान करने वाला है, तो वहीं इस मॉड्यूल के काम करने का तरीका भी
सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ा चैलेंज बन गया है। दरअसल अब तक जांच में दो बातें सामने आई है। पहला कि ये सभी पढ़े लिखे आतंकी तकनीक का जमकर इस्तेमाल करते थे, और दूसरा कि विस्फोटक तैयार करने के लिए रोजमर्रा में काम आने वाली चीजों का इस्तेमाल होता था। 3000 किलोग्राम विस्फोटक को लेकर अभी भी जांच जारी है। उधर फरीदाबाद के गांव में टूटे फूटे मकान में रखे विस्फोटकों की तस्वीरों भी सामने आ चुकी हैं। तो वहीं अब इन विस्फोटकों को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल दिल्ली धमाके की जांच में एक बड़ी गिरफ्तारी हुई, और इस गिरफ्तारी के बाद फरीदाबाद मॉड्यूल का एक नया पैटर्न सबके सामने आया, जिसकी वजह है ये मिक्सर। दरअसल दिल्ली में सटे फरीदाबाद के धोज इलाके में एनआईए की टीम ने एक टैक्सी ड्राइवर को हिरासत में लिया। इस टैक्सी ड्राइवर का नाम है शब्बीर। जांच एजेंसियों को शक है कि शब्बीर का आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल से कनेक्शन है। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि मुजम्मिल वही आतंकी डॉक्टर है जिसके कमरे से भारी मात्रा में पहली बार विस्फोटक बरामद किया गया था। और अब टैक्सी ड्राइवर शब्बीर के घर से एक बड़ा ग्राइंडर बरामद किया गया है। एजेंसियों को शक है कि इस ग्राइंडर का इस्तेमाल यूरिया पीसने के लिए किया जाता था। दिल्ली धमाके का आरोपी मुजम्मिल इसी ग्राइंडर से यूरिया पीसता था। मुजम्मिल के कमरे से जो विस्फोटक मिला था, उसे तैयार करने के लिए मुजम्मिल इसी ग्राइंडर का इस्तेमाल करता था, और इसके बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी से चुराया हुआ केमिकल मिलाकर विस्फोटक तैयार किया जाता था। अब तक की जानकारी के मुताबिक फरीदाबाद मॉड्यूल अपनी तालीम का इस्तेमाल लोगों की जान बचाने के लिए कम और जान लेने की प्लानिंग में ज्यादा करता था। इसीलिए जैश हैंडलरों के साथ संपर्क बनाकर और टेरर फंडिंग की मदद से लंबे समय से विस्फोटक इकट्ठा किया जा रहा था, जिसे फरीदाबाद के सुनसान इलाके में रखा गया था। शब्बीर की गिरफ्तारी आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल से पूछताछ के बाद हुई। शब्बीर के घर से ग्राइंडर के साथ साथ आटा पीसने की चक्की और कुछ इलेक्ट्रॉनिक मशीनें भी बरामद की गई हैं। कहा यह भी जा रहा है कि इन मशीनों से मेटल को भी पीसा जा सकता है, और इसी वजह से ये मिक्सर अब बड़ी पहेली बनते जा रही है। गिरफ्तार टैक्सी ड्राइवर शब्बीर से भी लगातार पूछताछ जारी है। टैक्सी ड्राइवर के मुताबिक मुजम्मिल ही उसके घर ये मशीन लेकर आया था और बहन की शादी के लिए गिफ्ट देने की बात कर रहा था। इन मशीनों को बाद में धौज लाया गया, और जिस कमरे में 358 किलोग्राम विस्फोटक था, वहीं इसे यूरिया पीसने के लिए रखा गया था। तो एक तरफ दिल्ली और आसपास के इलाकों में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है, तो वहीं जम्मू कश्मीर में भी इस मॉड्यूल पे शिकंजा कसा जा रहा है, क्योंकि कश्मीर के अनंतनाग से ही पूरे मॉड्यूल का खुलासा हुआ, जहां आतंकी डॉक्टर आदिल जैश के पोस्टर लगाकर एजेंसियों के रडार पर आया था। दिल्ली में हुए धमाके के बाद जम्मू कनेक्शन की परतें खंगाली जा रही है। जांच एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर है। जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने में कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। कश्मीर टाइम्स के मुख्यालय पर भी दबिश दी गई, जहां से तलाशी अभियान के दौरान हथियार, गोला बारूद और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए। तो वहीं श्रीनगर और अनंतनाग जिले में जांच एजेंसियों ने सरकारी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों के लॉकर की भी जांच की। सफेद टेरर नेटवर्क के तार के डॉक्टरों तक पहुंच चुके हैं, और एजेंसियों को यह भी शक है कि कई और डॉक्टर दहशतगर्द अभी भी इसमें शामिल हो सकते हैं, जिनके नाम का खुलासा होना बाकी है। जम्मू कश्मीर के हॉस्पिटल्स में छापेमारी की शुरुआत अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज के साथ हुई, जहां से आतंकी डॉक्टरों का ताल्लुक निकल के सामने आया। इसी अस्पताल के एक लॉकर से AK-47 राइफल भी बरामद की गई। जानकारी के मुताबिक अब तक 300 से ज्यादा लॉकर्स खंगाले जा चुके हैं। लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से, इससे पहले हमने देखा साउथ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर में किस तरह से मेडिकल कॉलेज की जो है वो फ्रिस्किंग की जा रही है, प्रिकॉशनरी मेजर। जिससे पहले हमने देखा GMC अनंतनाग में किस तरह से हमने देखा AK-47 का रिकवर होना डॉक्टर्स के लॉकर से, और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं किस तरह से पूरी कश्मीर घाटी की अगर हम बात करें किस तरह के ऑपरेशन अब चलाए जा रहे हैं। फिर दोस्त अगर आपको यहां पर दिखा पाएंगे किस तरह से यहाँ पे ये डॉक्टर्स के साथ साथ जो सिक्योरिटी पर्सन है वो किस तरह से यहाँ पर जो लॉकर्स है डॉक्टर्स की, उनकी जो है वो चेकिंग करें, प्रिकॉशनरी मेजर। जैसे आप रिपब्लिक भारत तक भी एक्सक्लूसिव विजुअल्स दिखा रहा है कि किस तरह से यहां पर सिक्योरिटी पर्संस मेडिकल कॉलेज के जो है वो इस कार्रवाई को जो है अंजाम दे रहे हैं। इससे पहले हमने साउथ कश्मीर में देखा किस तरह से वहां पर इस कार्रवाई को जो है वो अंजाम दिया था, जहां पर AK-47 जो है वो रिकवर होता है।
जांच एजेंसियां इस पूरे मॉडल का खुलासा कर चुकी हैं, लेकिन बावजूद इसके कई सवालों के जवाब अभी भी मिलने बाकी हैं। जांच और एजेंसियां दिल्ली से लेकर कश्मीर तक इस नेटवर्क के हर कनेक्शन को खंगाल रही हैं। इतना ही नहीं, फरीदाबाद मॉड्यूल का सीरिया और तुर्की कनेक्शन भी सामने आ चुका है। लेकिन सवाल वही है कि क्या फरीदाबाद मॉड्यूल वाला खतरा टल गया है या अभी भी इसमें कई और खुलासे होने बाकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आतंकियों की ओर से जिस तरीके से देश में अलग अलग जगहों पे धमाके करने की साजिश थी, उसमें मिक्सर ग्राइंडर से लेकर के घर बैठे ऐसी तैयारी कर ली गई थी जहां पे ऑनलाइन वीडियोस देख करके बम बनाने के तरीके सीखे जा रहे थे, तो वहीं उस विस्फोटक को बनाने के लिए जो जो चीजें चाहिए थी उसे घर में ही मुहैया करवाया जा रहा था। बाकायदे इसकी प्लानिंग कर ली गई थी और यही वजह है कि अब जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो आपको भी हैरान कर देंगे। दिल्ली में लाल किले में हुए आतंकी हमले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे आतंक के मॉड्यूल के नए राज खुलते जा रहे हैं। इस फिदायीन हमले में 13 लोगों की जान चली गई, लेकिन अब जांच में आतंकियों के मोबाइल फोन ने कई राज खोल कर रख दिए हैं। आतंकियों के मोबाइल से 200 से ज्यादा ऐसे वीडियोस मिले हैं जो हैरान करने वाले हैं। इन वीडियोस में ड्रोन और रॉकेट लॉन्चर ऑपरेट करने के तरीके भी सिखाए गए हैं। इस गूगल हिस्ट्री में विस्फोटक बनाने के तरीके को भी सर्च किया गया था। साथ ही इन वीडियोस के लिंक भी दक्षिण कश्मीर में भेजे गए थे। एनआईए ने सभी वीडियोस को रिट्रीव कर लिया गया है और अब उनकी ओर से जांच को आगे बढ़ा दिया गया है। मोबाइल फोन से खुले राज के तार पाकिस्तान तक से जुड़े हुए हैं। दिखाते हैं किस तरीके से यहां पर बड़ी प्लानिंग थी। देखिए। फोन न खोले आतंकियों के राज। दिल्ली धमाके का तुर्की टू सीरिया कनेक्शन। आतंकियों की गूगल हिस्ट्री, खुली साजिश की मिस्ट्री। 10 नवंबर को दिल्ली में हुए धमाके की साजिश की परतें हर दिन खुलती जा रही हैं। हर रोज ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो खुद सुरक्षा एजेंसियों के भी होश उड़ा रही हैं। अब तक ये बात भी साफ हो गई है कि इस खौफनाक साजिश के पीछे पाकिस्तान के आतंकी मॉड्यूल का हाथ है। दिल्ली को दहलाने की साजिश में पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के कनेक्शन का खुलासा हो गया है। जांच एजेंसियों को ऐसे सबूत मिल रहे हैं जो ये बात साफ करते हैं कि सरहद पार बैठे आतंकी आकाओं के इशारे पर यह खेल भारत में चल रहा था। अब तक पकड़े गए आतंकियों के फोन जांच एजेंसियां खंगाल रही है, लेकिन इस बार जो खुलासा हुआ है उसने सबको दहला कर रख दिया है। आतंकियों के फोन से जांच एजेंसियों को 200 से ज्यादा वीडियोस मिले हैं। आतंकियों ने अपनी गूगल हिस्ट्री और फोन में मौजूद वीडियोस को भी डिलीट कर दिया था, लेकिन एनआईए ने डिलीट किए गए डेटा को रिट्रीव कर लिया है। जांच एजेंसियों ने डॉक्टर मुजम्मिल, आदिल, शाहिद और इरफान के फोन का डिलीटेड डेटा रिट्रीव किया है। अकेले मुजम्मिल के मोबाइल फोन में करीब 200 वीडियोस मौजूद थे, जिनमें जैश के मुखिया मसूद अजहर, असगर, अन्य जैश कमांडर और कई आईएसआईएस से जुड़े आतंकियों की जहरीली तकरीरों के ऑडियो वीडियो भी मिले हैं। इनमें से करीब 80 वीडियो आतंकी ट्रेनिंग और बम मेकिंग और केमिकल रिएक्शन से जुड़े रिसर्च पर थे। मुजम्मिल के फोन से दिल्ली, यूपी, मुंबई और कई राज्यों के धार्मिक स्थलों और भीड़-भाड़ वाले मार्केट के वीडियो मिले हैं, जिससे ये बात साफ होती है कि ये आतंकी इन भीड़-भाड़ वाले इलाकों को निशाना बनाने की फिराक में थे। आतंकी मुजम्मिल, जिसके फोन ने इस साजिश के उलझे तारों को सुलझा दिया, उसके तार अब तुर्की से भी जुड़ गए हैं। दरअसल साल 2022 में आतंकी मुजम्मिल और लाल किले का सुसाइड बॉम्बर आतंकी डॉक्टर उमर तुर्की गए थे। यहाँ ये दोनों एक सीरियाई आईएसआईएस आतंकी कमांडर से मिले। बताया जा रहा है कि ये मुलाकात जैश के कमांडर के इशारों पर हुई थी। यहाँ दोनों के बीच बम बनाने की बात भी हुई थी और इस सीरियाई कमांडर ने इनकी बम बनाने में मदद भी की थी। 2022 में डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर तुर्की गए थे। तुर्की में जैश-ए-मोहम्मद का हैंडलर ओसाका इन दोनों से मिला। साथ ही एक तीसरा शख्स वहां पर मौजूद था जो कि आईसिस का हैंडलर बताया जा रहा है। जानकारी इन्वेस्टिगेशन में ये निकलकर सामने आई कि डॉक्टर मुजम्मिल और उमर जैश-ए-मोहम्मद के हैंडलर और आईसिस के हैंडलर से मिले। ना सिर्फ मिले बल्कि बम किस तरीके से बनाना है इसके बारे में ट्रेनिंग इन दोनों को दी गई।
ना सिर्फ ट्रेनिंग दी गई बल्कि कुछ वीडियो भी इन लोगों के साथ शेयर किए गए जिसमें विस्फोटक के अंदर क्या कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है और उन विस्फोटक को किस तरीके से असेंबल करना है, इस बारे में जैश-ए-मोहम्मद के हैंडलर और आईसिस के हैंडलर से इनकी मुलाकात अब जांच एजेंसियों के रडार पर है। और सबसे बड़ी बात कि आखिरकार विदेश में बैठे इनके हैंडलर किस तरीके से दिल्ली ब्लास्ट केस में इनकी मदद कर रहे थे, इस बारे में भी तमाम इन्वेस्टिगेशन जांच एजेंसी करती नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर गुजरात एटीएस की टीम ने भी इन आतंकियों से पूछताछ की है। इसमें भी कई बड़े और अहम खुलासे हुए हैं। गुजरात एटीएस की टीम आतंकी मोहम्मद सोहेल और मोहम्मद सलीम खान के घर पर जांच के लिए पहुंची थी। इस दौरान उन्हें इन आतंकियों के घर से आईएसआईएस का झंडा और डिजिटल सबूत मिले। इस बीच 7 नवंबर का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। ये वीडियो गुजरात के अहमदाबाद का है। लाल दरवाजा इलाके में होटल ग्रैंड एम्बेसी से आतंकी डॉक्टर अहमद सईद को निकलते हुए देखा गया था। आतंकी डॉक्टर अहमद शहर के लाल दरवाजा इलाके के इसी होटल में रुका था। गुजरात एटीएस की जांच कहती है कि आतंकी सोहेल ने आजाद को एक पार्सल भेजा था। इस पार्सल को लेकर एटीएस ने जांच शुरू कर दी है। आतंकी डॉक्टर अहमद भारत में एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने वाला था। इन आतंकियों ने भारत में आतंक को अंजाम देने के लिए अलग अलग शहरों की रेकी की थी। आतंकी आजाद शेख ने हरिद्वार के मंदिरों की रेकी की थी। आतंकी आजाद काफी समय से किसी बड़ी घटना को अंजाम देना चाहता था, ये जानते हुए कि आतंकी कट्टरपंथी है। उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। गुजरात एटीएस की जांच में आतंकियों को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में पता चला है कि आतंकी लंबे समय से प्लानिंग कर रहे थे कि आखिरकार किस तरीके से आतंकी घटना को अंजाम देना है। हरिद्वार भारत के धार्मिक स्थलों में बहुत अहम जगह रखता है, इसलिए इन आतंकियों ने धार्मिक उन्माद को बढ़ाने और आतंक फैलाने के लिए मंदिरों में भी रेकी की थी। जांच एजेंसी आतंक के इस पूरे मॉड्यूल की जांच कर रही है। एजेंसी आतंकियों से भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये आतंक के सौदागर आईएसआईएस से कितने समय से जुड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बढ़ते हैं खबरों में आगे। उत्तर प्रदेश में सुपरहिट साबित होने के बाद बुलडोजर मॉडल अब जम्मू में भी लॉन्च कर दिया गया है। करोड़ों की जमीन को ड्रग्स तस्करों से मुक्त करवाने के लिए प्रशासन बुलडोजर के साथ पहुंचा और इसके बाद बुलडोजर ने ड्रग तस्करों की छाती पर कैसे तांडव मचाया, दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट के जरिए। उत्तर प्रदेश से तकरीबन 1000 किलोमीटर दूर बाबा के बुलडोजर ने ग्रैंड एंट्री ली। बुलडोजर इस बार उन नशा तस्करों पर कहर बनकर टूटा है जो युवाओं को नशे की दुनिया में ले जाना चाहते हैं। तस्वीरें जम्मू के बिश्ना इलाके की हैं, जहां सरकारी जमीन पर नशे के सौदागरों ने अपने महल खड़े करने की साजिश रची थी, लेकिन नशे की नींव से खड़ी हुई इमारतों को आज जमींदोज कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में बड़ा बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। सरजीवन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो नशा तस्करों के हॉटस्पॉट पर जो है वो कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस और स्थानीय प्रशासन जो है वो मिलकर यहाँ पर कार्रवाई कर रहा है। 130 कनाल जमीन जो है वो यहाँ पर नशा तस्करों से इस वक्त छुड़ाई जा रही है। ये तस्वीरें आप देखेंगे तो यहाँ पर अब इस पूरे इलाके को जो है जमींदोज कर दिया गया है। जमीन पर पड़ा मलबा और यहाँ उठता धुआं इस बात की तस्दीक कर रहा है कि माफिया को मिट्टी में मिलाए जाने का संदेश जम्मू से भी निकल पड़ा है। ये 130 कनाल की जमीन जिस पर ड्रग तस्करों ने अपने तंबू लगाए थे, आज प्रशासन ने इन तंबुओं को उखाड़ फेंका है। कुल 130 कनाल सरकारी जमीन जो है वो यहाँ पर थी जो नशा तस्करों द्वारा हड़पी गई थी। यहाँ पर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। रॉयड प्रोटेक्शन गियर्स भी हैं, यानी कि अगर किसी भी तरह की जो है लोगों की तरफ से पत्थरबाजी या ऐसी कोई कोशिश की जाती है जिससे हालात ख़राब हों तो उसके लिए भी जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरह से तैयार है। हाथों में हेलमेट है, यहाँ पर रॉयड प्रोटेक्शन गियर है, यानी कि पत्थरबाजी से निपटने के लिए भी पूरी तैयारी यहाँ पर कर दी गई है। उस तरफ सरजीवन से कहूँगा आपको विजुअल्स दिखाएं तो डिप्टी एसपी जो है मौजूद हैं, इंस्पेक्टर कीर्ति, उसके साथ साथ इंस्पेक्टर जो है राकेश चंवाल, सभी यहाँ पर टीम्स मौजूद हैं। कई टीमें, कई थानों की टीमें यहाँ पर बुलाई गई हैं ताकि पूर्ण तौर पर शांतिपूर्ण तरीके से जो है इस रिलीफ इस ऑपरेशन को जो है अंजाम दिया जाए। जो एनक्रोचमेंट है उसे जल्द से जल्द हटा लिया जाए।
जम्मू का यह इलाका नशे का बड़ा हॉटस्पॉट बना दिया गया था, जहां स्थानीय प्रशासन ने आज बड़ी कार्रवाई की। सबसे पहले सरकारी रिकॉर्ड खंगालकर इस बात की पड़ताल की गई कि जमीन के किस हिस्से पर ड्रग तस्करों का कब्जा है। फिर इस कब्जे को खाली कराने के लिए बुलडोजर का काफिला निकल पड़ा। ये बताया जाता है कि सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से 3 अलग अलग खसरे हैं, जिसमें कि कुल 130 किलोग्राम 130 जो कनाल है वो ज़मीन थी। ये ज़मीन जो है नशा तस्करों द्वारा सरकारी ज़मीन को हड़पा गया था काफ़ी लंबे समय से, और यहाँ पर जो है इमारतें बनाई गई थी। आज जो है इस एक्शन में इन इमारतों को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया है। तस्वीरें सरजीवन से कहूँगा आपको दिखाते चलें कि वहाँ पर जो भी कंस्ट्रक्शन है उसे एक एक कर ढाया जा रहा है। तो ये बुलडोज़र एक्शन जो है वो जम्मू कश्मीर में भी अब आ गया है, और ख़ासतौर पर नशा तस्करों के खिलाफ जो देश के युवाओं को जो है लगातार खराब कर रहे हैं, देश की जवानी को बर्बाद करने की कोशिश जो है वो इनकी तरफ से की जा रही है। तो ये बुलडोजर जो है वो लगातार जम्मू में अब चल रहा है, और खासतौर पर जिस तरह से नशा जो है एक बड़ी चुनौती के तौर पर उभरा है, क्योंकि नशा और आतंकवाद कहीं ना कहीं आपस में संलिप्त हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। नशे से जो पैसा जो मिलता है उसका इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए हुआ है, और देश के युवाओं को भी पूर्ण तौर पर यह खराब कर रहा है। बुलडोजर का चक्का बेधड़क ड्रग माफियाओं के अरमानों को कुचल रहा है। ये वो ड्रग माफिया हैं जो युवाओं के भविष्य को बेचकर अपने तहखाने भरने का काम करते रहे। आज इनके इरादों पर पीले पंजे का जोर बरसा है। कार्रवाई से पहले घरों को खाली कराया गया। ये कंफर्म किया गया कि घर के अंदर कोई मौजूद तो नहीं। इसके बाद बुलडोजर से करप्शन के कंस्ट्रक्शन को ढहा दिया गया। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जो इलाके हैं जहाँ पर जो घर हैं जो कि ऐसा पुलिस के रिकॉर्ड्स के मुताबिक जो नशे के पैसे से बनाए गए हैं, उन्हें पूरी तरह से कैसे एक्ट किया जाएगा। आप देखिए वहाँ पर एक्शन जो है वो हो गया है, अब यहाँ पर एक्शन की शुरुआत है। तो स्थानीय प्रशासन और पुलिस प्रशासन किस तरह से मिलकर बड़ी कार्रवाई कर रहा है। यहाँ पर तस्वीरें आप देखेंगे तो पुलिस के अधिकारी जो हैं वो लगातार यहाँ पर आ जा रहे हैं। अतिरिक्त टीमें जो हैं वो जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से बुलाई गई हैं, जिसमें रॉयड कंट्रोल टीम्स भी हैं, यानी कि अगर किसी भी तरह से लोग जो हैं पत्थरबाजी या वैसी कोई घटना होती है तो उसे जो है चेक किया जाए। अब क्योंकि ये जो घर हैं इन्हें भी यहाँ पर ढाना है, तो उससे पहले इन घरों को अंदर से चेक किया जा रहा है पुलिस की तरफ से कि अंदर अगर कोई नहीं है तभी इन घरों को ढाया जाएगा। हर एक व्यक्ति को पहले ही ये आदेश दे दिए गए थे पुलिस की तरफ से कि यहाँ कोई नहीं होना चाहिए, अगर यहाँ पर कोई भी होता है तो जान माल की हानि हो सकती है। अब पुलिस की तरफ से आप देखेंगे तो यहाँ पर देख कर पूरे इसको चेक कर और उसके बाद ही जो बुलडोजर है उसको इस तरफ भेजा जा रहा है। ये बुलडोजर उन युवाओं के अच्छे भविष्य को सुनिश्चित कर रहा है जिन पर ड्रग माफियाओं ने अपने मुनाफे से कालिख पोतने की कोशिश की थी। आज बुलडोजर युवाओं के भविष्य का रखवाला बनकर जम्मू के बिश्ना में गरज रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जम्मू कश्मीर के बाद अब बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर घमासान मचा हुआ है। इस मुद्दे पर जहां बीजेपी तृणमूल के बीच ज़ुबानी जंग छिड़ी हुई है, तो वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए एसआईआर को अव्यवस्थित और खतरनाक बता दिया है। क्यों एसआईआर पे भड़की हुई है ममता बनर्जी और उन्होंने क्या लगाए हैं चुनाव आयोग पे आरोप, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट में। बिहार में प्रचंड जीत के बाद एनडीए सरकार बनी तो हिचकोले पश्चिम बंगाल खाने लगा। पहले से ही एसआईआर को लेकर टेंशन में चल रही सीएम ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन पर धावा बोल दिया है। ममता ने इस बार चिट्ठी लिखकर एसआईआर प्रक्रिया को अव्यवस्थित, खतरनाक और बिना तैयारी वाला बता दिया है। ममता ने चिट्ठी में आरोप लगाया है एसआईआर की प्रक्रिया अराजक और खतरनाक है। एसआईआर में मांगी गई प्रक्रिया गैर जरूरी और अस्पष्ट है। कार्रवाई की धमकी से बीएलओ में डर है। चुनाव आयोग फौरन लगाए एसआईआर पर रोक। ममता ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी तो बीजेपी आग बबूला हो गई। बीजेपी ने ममता के आरोप को सिरे से खारिज करते हुए टीएमसी पर कानूनी प्रक्रिया में खलल डालने के आरोप लगाए।
पहले पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता के चिट्ठी पर पलटवार करते हुए चुनाव आयोग को पत्र लिखकर बंगाल में एसआईआर न रोकने की अपील की। ममता बनर्जी कौन है एसआईआर रोकने वाला? ये तो सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को अटैक कर रहा है। एसआईआर कोई नया बात नहीं है, ये 9th एसआईआर हो रहा है देश में। और उन्होंने फर्स्ट डे से बीएलओ को डराने का काम, इलेक्शन कमिश्नर सीओ के खिलाफ पर्सनल अटैक करना, एसआईआर नो इलेक्शन। फिर कुछ ही देर बाद बीजेपी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सीएम ममता पर तीखा हमला बोल दिया। जंगल राज कैसा होता है? बिल्कुल ममता राज जैसा होता है। तो ममता बनर्जी जी कान खोल के सुन लीजिए, देश संविधान से चलता है और अगर देश के निर्वाचन आयोग ने फैसला लिया है कि एसआईआर होगा 12 प्रदेशों में, तो वो होकर रहेगा। बीजेपी का सीधा आरोप है कि ममता एसआईआर से डर गई है, क्योंकि उन्हें डर है कि एसआईआर पश्चिम बंगाल में उनके कोर वोटर बने घुसपैठियों की पोल खोल देगा। लेकिन सीएम ममता पर सबसे तीखा प्रहार हुआ पश्चिम बंगाल के बीजेपी के सोशल मीडिया अकाउंट से। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने सोशल मीडिया पर कोलकाता में आए भूकंप की खबरों का हवाला देते हुए लिखा, क्या ये भूकंप भी एसआईआर प्रक्रिया की वजह से आया? दरअसल पश्चिम बंगाल बीजेपी की तरफ से ममता बनर्जी पर किया गया ये तंज सीएम ममता के उस आरोप के जवाब में आया जिसमें उन्होंने एसआईआर और चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा करते हुए हाल ही में पश्चिम बंगाल में हुए मौतों के लिए एसआईआर को जिम्मेदार ठहराया था। ममता ने आरोप लगाया था कि एसआईआर शुरू होने के बाद से 28 लोग पहले ही अपने जीवन से हाथ धो बैठे हैं। कुछ डर और अनिश्चितता के कारण, कुछ तनाव और अधिक काम के बोझ के कारण। ये कीमती जानें इस वजह से जा रही हैं क्योंकि चुनाव आयोग ने 3 साल में पूरी होने वाली प्रक्रिया को चुनाव की पूर्व संध्या पर थोपकर 2 महीने में पूरा करने के लिए मजबूर किया है, जो बीएलओज पर अमानवीय दबाव है। कि भारत में सक्रिय स्लीपर सेल्स के बीच फैलाए जा रहे थे। कुछ वीडियोस में केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।